नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां भारत के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी पर रिश्वत देने के आरोप लगे और इससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच अडानी पर रिश्वत देने के आरोप लगाने वाले सीईसी के प्रमुख गैरी गैंगस्टर ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अडानी पर 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगा है और इसके बाद रिश्वत देने का जिन्होंने आरोप लगाया, सीईसी के प्रमुख गैरी गैंगस्टर ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। रिपोर्ट के मुताबिक सीईसी के प्रमुख गैरी गैंगस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के वक्त पद छोड़ने की घोषणा की है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद संभालेंगे। आधिकारिक तौर पर गैंगस्टर का 5 साल का कार्यकाल 2026 में खत्म होगा, लेकिन उन्होंने समय से पहले ही इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। दरअसल अडानी पर अमेरिकी एजेंसियों ने भारत में सौर बिजली का ठेका हासिल करने के लिए 26.5 करोड़ डॉलर यानी लगभग 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति अडानी तथा उनके भतीजे सागर अडानी सहित 7 अन्य लोगों पर यह आरोप लगाए गए हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने महंगी सौर ऊर्जा खरीदने के लिए आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अधिकारियों को रिश्वत दी। अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि अडानी समूह ने इस जानकारी को छिपाया, जो निवेशकों के साथ एक धोखा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अडानी पर रिश्वत देने के आरोप लगाने वाले सीईसी अब जल्द ही इस्तीफा देंगे। उन्होंने इसकी घोषणा कर दी है। अडानी पर रिश्वत देने का आरोप लगा है। साफ तौर पर उनके ऊपर यह आरोप है कि सौर ऊर्जा के मामले में ज्यादा शेयर्स हासिल करने के लिए उन्होंने लगभग 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। ओडिशा और आंध्र के अधिकारियों को यह रिश्वत दी गई और इसके साथ ही उनके भतीजे भी इसमें शामिल रहे, सागर अडानी, और साथ ही 7 अन्य लोग पर भी आरोप लगाए गए। और इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बतौर इनपुट हेड राजीव शर्मा जुड़ गए हैं। तो राजीव जी, अब जिस तरह से गौतम अडानी को लेकर सारा मामला बिल्कुल स्पष्ट रूप से विपक्ष के हाथ में लगा हुआ है, ऐसा पहली बार नहीं है। कई मौकों पर अडानी को घेरने की कोशिश की गई है। यह जो मौका मिला है जिसमें 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की बात की और खासकर अमेरिकी जांच एजेंसियों ने इसकी पुष्टि की है, ऐसे में आप इस मामले को कैसे देखते हैं और इसके क्या दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं? कुणाल, हमें इसको पूरी गंभीरता से और गहराई से हमें समझना चाहिए कि ये पूरा मामला है क्या। देखिए, भारत में जिसको ये रिश्वत कहा जा रहा है, अमेरिका में इसको लॉबिंग कहा जाता है। और अमेरिका में बड़े बड़े जो सीनेटर्स हैं, वहाँ के जो सांसद हैं, वो पैसा लेकर के लॉबिंग करते हैं, लोगों को कॉन्टेक्ट दिलाते हैं, उनकी बातों को वहां रखते हैं। एक पूरी तरीके से वहां तंत्र है। वहां पर ब्राइब नहीं है, लेकिन वहाँ लॉबिंग है, जिसको वहां पर जो है वो लेजिटिमेट कर दिया गया है। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अडानी के खिलाफ ये जो फैसला देने वाले या जो इंडाइटमेंट का जो वारंट है वो काटने वाले जज कौन है। हमें ये भी देखना होगा कि इनका क्या जो इस समय आउट गोइंग सत्ता है अमेरिका की, उससे कोई लेना देना है। तो ये जो जज हैं न्यूयॉर्क के, ब्रायन पीस इनका नाम है, और ये वही जज हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी इंडाइटमेंट का वारंट इशू किया था। और इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो SEC है अमेरिका की, जिसने ये अडानी के खिलाफ ये जांच की है, उस SEC के चीफ जो हैं, जो मुखिया हैं, गैंगस्टर, उन्होंने भी अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप चूंकि प्रेसिडेंट बन गए हैं, इसलिए वो अब इस्तीफा दे देंगे SEC से। हालांकि ऐसी कोई संवैधानिक वहां व्यवस्था नहीं है कि किसी जांच एजेंसी का चीफ सत्ता बदलने के बाद में इस्तीफा दे। लेकिन इस तरीके से जैसे ही अडानी वाला मामला आया है, उसके बाद गैंगस्टर ने भी अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। तो इससे ये माना जा रहा है कि जो बवाल है वो केवल भारत में नहीं है,
ये अमेरिका में भी मचा हुआ है। और कल व्हाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में भी जाएंगे और हम SEC में भी देखेंगे ये पूरा मामला क्या है, और हम भारत सरकार से इस पर चर्चा करते रहेंगे। तो केवल मामला ये जो आग लगी हुई है वो एक तरफ नहीं है, ये दोनों तरफ बराबर आग लगी हुई है। अब आप आता हूं मैं आपकी बात पर। आपने कहा कि ये विपक्ष को मुद्दा मिल गया है, तो विपक्ष को मुद्दा मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये देखें कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है वो उन राहुल गांधी की पार्टी की या उनके समर्थित दलों की ही सरकारें उस समय राज्यों में रही हैं जिन्होंने ये सोलर एनर्जी का, ग्रीन एनर्जी का ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें कहा जा रहा है कि 2200,000, 2,200,000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है लोगों को, उन अधिकारियों को और वहां के हेड ऑफ स्टेट्स को। तो उसमें राजस्थान भी शामिल है, उसमें तेलंगाना भी शामिल है, उसमें तमिलनाडु भी शामिल है, उसमें कर्नाटक भी शामिल है, उसमें जम्मू कश्मीर का भी नाम आया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में तो उस समय कुछ हुआ ही नहीं था, कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ था जब ये बात कही जा रही। खैर एनीवे, तब सवाल इस बात का है कि जब ये मुद्दा उठा ब्राइब का, घूस का, तो इस पर कम से कम जो भारतीय एजेंसियां हैं, ये जो भारत में रहने वाले लोग हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं, उन्हें कम से कम इंडिया में कोई मुकदमा तो दर्ज करना चाहिए। लोग कहते हैं कि FBI ने जांच की है तो कुछ ना कुछ सब्सटेंस होगा, तो FBI पर तो बहुत सारे दाग पहले भी लगे हुए हैं। जब कोई एजेंसी भारत में अडानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है, उस पर अगर सरकार काम नहीं करती है या वो एजेंसी काम नहीं करती है, तो निश्चित रूप से अडानी के मामले को पूरी तरीके से प्रसारित किया जाना चाहिए। यहाँ मामला ये हो गया है कि किसी विदेश में एक मामला हुआ है, विदेश में एक वारंट जारी हुआ है, विदेशी एजेंसी ने उस पर जांच की है और यहाँ उसको पूरी तरीके से उठाया जा रहा है। ये अगर सारे लोग जो आरोप लगाने वाले हैं वो आगे बढ़ करके आए और अडानी के खिलाफ भारत में मुकदमा दर्ज कराएं और उसके बाद फिर उनके खिलाफ एक्शन की मांग करें। ठीक है राजीव जी, यदि आरोप प्रत्यारोप और राजनीति की बात को एक कुछ वक्त के लिए दरकिनार भी कर दे, तो ये आरोप अमेरिकी एजेंसियों की तरफ से तय हुए हैं। ऐसे में हमने ये देखा कि सेंसेक्स के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो आप इसे बतौर इनपुट एडिटर, आप इसे इकोनॉमी और इन्वेस्टर्स का जो नुकसान हुआ है, क्या उसको आप इसको कैसे आंकते हैं? क्या उसकी भी भरपाई कर दी जा सकेगी? इनके इमेज टार्निश करने की कोशिश की है, आपकी क्या राय है इस पर राजीव जी? देखिए, अडानी पर ये दूसरा हमला है। हाँ, एक बार पहले भी हुआ था। हाँ, और अडानी उस हमले से भी उबर करके आए। हमें मैं आपको फिर से वापस लेके जाऊंगा और आप ये देखिए कि ये जो क्लीन एनर्जी का या ग्रीन एनर्जी का जो प्रोजेक्ट था, इसमें से $10 बिलियन अडानी ने अमेरिका में इन्वेस्ट करने का ऐलान किया था, जहां पर कम से कम 15,000 रोजगार नेटिव अमेरिकन को मिलने वाले थे। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को डिरेल करने का केवल नुकसान भारतीय इन्वेस्टर्स को ही नहीं हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं हुआ है, इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। और जहां तक सवाल रह जाता है कि भारतीय इन्वेस्टर्स का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी, अभी एक अडानी का एक स्पष्टीकरण आया है। आज ही जो वाशिंगटन हाउस, ये क्या अमेरिकी सरकार है, उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि हम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और SEC के पास जाएंगे इस पूरे मामले को समझने के लिए, और हम भारत सरकार। ओके राजीव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और महाराष्ट्र में मतों की गिनती को अब चंद घंटे ही बचे हैं। ऐसे में महाविकास अघाड़ी और महायुति के नेता मुंबई में जमा होने लगे हैं। अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर अब बयानबाजी भी तेज है। इस बीच गुरुवार देर रात मुंबई के तमाम होटलों में नेताओं का जमघट लगा रहा। सबसे ज्यादा महाविकास अघाड़ी के नेता एक्टिव नजर आए। MVA के सभी बड़े नेता मुंबई के 5 स्टार होटल हयात में जमा हुए। वहां 2.5 घंटे तक बैठक चली। इसके बाद सभी उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंचे। वहां भी 3 घंटे तक बैठक चली। रात भर होटलों में नेता रथ जगह करते नजर आए, जबकि बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार की पार्टी के नेता शांत बैठे नजर आए।
एग्जिट पोल भले ही संकेत दे रहे हों कि महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति की सरकार बनने जा रही है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के नेताओं को यकीन है कि उन्हें सरकार बनाने के लायक नंबर हासिल हो जाएंगे। नंबर कम पड़े तो निर्दलियों की भूमिका काफी अहम हो जाएगी। ऐसे में चुनाव के बाद के हालात पर चर्चा के लिए गुरुवार को एमवीए के सभी बड़े नेता एकजुट हुए। चर्चा की गई कि किस तरह नंबर आएंगे, बढ़ाए जाएंगे, कौन किस नेताओं से बातचीत या फिर किन दलों से बातचीत करेगा। तो काउंटिंग से पहले मुंबई में एमवीए नेताओं की अहम बैठक हुई और उस पर ज्यादा बातचीत और जानकारी लेने के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी का। फोन लाइन पर वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वजीत, एक तरफ तो बिल्कुल शांति सी है और दूसरी तरफ एक बेचैनी, खलबली और आगे के रोड मैप को किस तरह से सुदृढ़ करना है इसको लेकर मंथन। एग्जिट पोल जो कह रहा है उसके हिसाब से जाए तो चीजें इतनी अनुकूल नहीं है एमवीए के लिए, लेकिन ये जो मीटिंग है ये बहुत कुछ कह रही है। आपके नजरिए से क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में, क्या कुछ निकलकर सामने आया और क्या कुछ अब आगे की परिस्थिति रहने वाली है सर्वजीत? जी, नतीजे से पहले ही महाविकास आघाड़ी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो होटलों में मीटिंग किए थे, जिसके बाद शरद पवार से मीटिंग हुई, जिसके बाद जो ठाकरे से मीटिंग हुई है। पूरी तरह से जो मामला है, सभी तीनों पक्षों के जो मुखिया हैं उनके कहा गया है कि अपने जो विधायक हैं, जो जीत के विधायक आते हैं, उन्हें होटल्स में रखा जाएगा ताकि खरीद फरोख्त की जो मामला है वो ना हो। हालांकि अभी तक आंकड़े साफ नहीं हुए हैं। रिजल्ट आने के पहले ही कहीं ना कहीं मीटिंगों का दौर शुरू है। आज भी बैठक की जा रही है। बैठक में पूरी तरह से जो बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र से जो विधायक हैं उन्हें या जो नए विधायक आएंगे चुन के, उनको रहने के लिए जगह नहीं है, जिसके लिए ये सब किया जा रहा है। हालांकि संजय राउत ने इस पे साफ स्थिति बताई है, लेकिन बैठकों का दौर शुरू है। चुनाव को देखते हुए जिस तरह से रिजल्ट आने के पहले ही होटल पॉलिटिक्स जो देखने को मिल रहा था, इसके पहले भी कई बार होटल पॉलिटिक्स हो चुकी है। इसको देखते हुए इस बार भी होटल पॉलिटिक्स हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सभी विधायक सेफ रहें, खरीद फरोख्त का जो मामला है वो ना हो, इसको देखते हुए सब बैठक किया जा रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर्वजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। वहीं झारखंड चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि अब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग झारखंड कर सकेगा। उसके साथ ही एक समृद्ध, सशक्त और घुसपैठिया मुक्त राज्य बनेगा। झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं आभारी हूं झारखंड की जनता का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने अद्भुत स्नेह और प्यार दिया है। बस मन में यह भाव है पीएम के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में झारखंड बढ़े और प्रगति करे। यह अमीर धरती है, यहाँ से गरीबी पूरी तरीके से मिटाई जा सकती है। मैं झारखंड से अंतरात्मा से जुड़ गया हूँ। कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय से भी झारखंड की जनता की जो सेवा हो सकेगी करने का प्रयत्न करेंगे। इस अद्भुत प्रेम के लिए जनता को बारंबार प्रणाम, जोहार, ऐसा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। झारखंड विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग समाप्त होते ही एग्जिट पोल का दौर शुरू हो गया। कई संस्थाओं द्वारा दिखाए जा रहे एग्जिट पोल के आंकड़ों से भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। इसको लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया भी दी है। एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को बहुमत मिलने की संभावना जताए जाने से उत्साहित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब झारखंड से हेमंत सोरेन की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आ रही है। रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बरहेट में भी अगर बीजेपी जीत जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रशासन को भी निश्चित रूप से बधाई देता हूं, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां से बार बार जो शिकायतें आई उससे लगा कि मुख्यमंत्री डरे और सहमे हुए हैं। बरहेट का रिजल्ट चौंकाने वाला आएगा। बरहेट में वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता काफी कम हुई है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उनके जो पहले प्रभारी रहे वे जेल में बंद हैं। उनके ऊपर हजारों करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का मामला है। वहां पर अवैध खनन करवाए हैं। ऐसा व्यक्ति वहां घूम घूम कर चुनाव के दिन में पैसे बांट रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, AK-47 वाले राइफलधारी गार्ड को लेकर घूम रहे हैं, जबकि चुनाव के दिन क्षेत्र से बाहर के व्यक्ति वहां घूम नहीं सकते। यह पूरी तरह से निषेध है, सबको पता है। वहां से बार बार शिकायतें आती रही हैं। इस अवसर पर मतदाताओं का आभार प्रकट करते हुए मरांडी ने कहा कि चुनाव में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है।
मजबूत सरकार और विकसित झारखंड बनाने के लिए लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में बीजेपी के कई राष्ट्रीय नेताओं ने चुनाव प्रचार किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 विशाल सभा के साथ एक रोड शो हुआ। झारखंड जैसे छोटे राज्य में देश के प्रधानमंत्री अगर इतना समय दे रहे हैं तो यह राजनीतिक रूप से लोकतंत्र को मजबूत करने और झारखंड के लोगों के प्रति उनके प्यार और रिश्ते को दर्शाता है। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्मा सहित कई नेताओं की सभा झारखंड में हुई, जो एक लंबी फहरिस्त है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर्यावरण प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से प्रदूषण के खिलाफ एक्शन की जानकारी मांगी थी। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के मामले पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से जानकारी मांगी थी। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर तक पहुंचने पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश दिया कि प्रदूषण को देखते हुए अदालतें हाइब्रिड मोड में काम करें। कोर्ट ने इस दौरान प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि यह नियंत्रण से बाहर हो रहा है। इस पर सीजेआई ने कहा कि कोर्ट वकीलों को वर्चुअल तरीके से पेश होने की मंजूरी दे रही है। सिब्बल ने कहा कि यह आदेश अन्य अदालतों तक भी पहुंचाया जाना चाहिए, जिससे वाहन कम चलेंगे और प्रदूषण घटेगा। हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनका रुख करेंगे। विवेक, जिस तरह से दिल्ली और एनसीआर प्रदूषण की गिरफ्त में बिल्कुल आ गया है, जकड़ सा गया है, ऐसे में हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट की वह तल्ख टिप्पणी जब सुनवाई हुई थी। आज अब फिर से सुनवाई होने वाली है। प्रदूषण को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है और किन किन पॉइंट्स पर जो है फोकस रहेगा? विवेक। हाँ कुणाल, अगर देखें इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही बहुत स्पष्ट किया था कि क्योंकि जो ग्रेड 4 है वो कंटिन्यूअस रहेगा और जब तक कोर्ट ये नहीं कहेगा तब तक ग्रेड 4 को कम नहीं किया जाएगा। हालांकि भले ही अगर जो स्थितियां हैं वो उनमें सुधार आ जाए, जैसा कि पिछले 2 दिनों में सुधार देखने को मिल रहा है कि स्थितियों में सुधार होने के बाद भी ग्रेड 4 तब तक लागू रहे जब तक कोर्ट इसकी परमिशन नहीं देता हटाने की। हालांकि सुनवाई के दौरान जो तमाम तथ्य उठे थे, उन तथ्यों के अलावा कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट किया था कि जो दिल्ली एनसीआर है वो उसको ये तय बताना होगा कि उन्होंने जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए क्या क्या एहतियातन कदम उठाए हैं, उनका स्टेटस क्या है। क्योंकि ये हर साल का मामला है और जब ये ठंड की शुरुआत होती है उसी समय से ये चीजें बढ़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये भी थी कि जो राज्य है उनकी तरफ से कई सवाल ये भी उठाए गए थे, चाहे वो पराली जलाने का हो या फिर जो गाड़ियों का जो BS6 की गाड़ियों को परमिशन देना हो, ऑड इवन लागू करना हो, हाँ। या फिर जो इंडस्ट्रीज को बंद करने की बात हो, इन सब तमाम चीजों पर तो चर्चा हुई थी। लेकिन कोर्ट का सीधा ये कहना था कि इस मामले में जब भी सिचुएशन ऐसी बनती है, इससे पहले सरकारें इसके लिए क्यों नहीं चेतती हैं। जहां तक पराली जलाने की बात है, जो एमिकस थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो पराली जलाने की घटनाएं हैं वो कम नहीं हो रही हैं, लेकिन हर साल ये बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट ने इस पर भी कहा था कि अगर ऐसी स्थितियां हैं तो केंद्र सरकार जो है इसके लिए और जो स्टेट है वो काम क्यों नहीं कर रही। इस पर पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि जो केंद्र है वो पराली को न जलाएं, इसके लिए जो मशीनरी है वो प्रोवाइड कराना है, वो भी चीजें हैं उनको सेंटर को देखना है, लेकिन सेंटर की तरफ से चीजें प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। तो ऐसे तमाम पहलू थे जिन पर बात हो रही थी, लेकिन सवाल यही था कि इसको नियंत्रित करने के लिए किया क्या जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार, एमिकस और स्टेट अपनी तरफ से एक स्टैटिक चीज देंगे कोर्ट के सामने, जिसमें ये बताएंगे कि उन्होंने इसको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हुए हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में एक और धर्मांतरण करने का मामला सामने आया है। बहला फुसलाकर हिंदू युवती का धर्मांतरण कर निकाह करने वाले मुस्लिम युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल मुरादाबाद के कटघर इलाके में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक युवक और युवती को संदिग्ध अवस्था में पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, लेकिन पुलिस के होश उस वक्त उड़ गए जब उन्हें पता चला कि लड़का मुस्लिम समुदाय का है और युवती हिंदू है।
युवती के परिजनों की शिकायत पर हिंदू नाम बताने वाले मुस्लिम युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। देखिए, कल यानी 20 तारीख को शाम में 7 बजे एसएचओ कटघर को एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया कि एक हनी उर्फ शाकिर नाम का व्यक्ति अपना नाम बदलकर और बहुत सारे प्रलोभन देकर उनकी बेटी के साथ निकाह किया और उसके बाद उनका धर्म चेंज कराया और काफ़ी दिनों से उनका शारीरिक शोषण कर रहा था। इस पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है और उसमें जो अभियुक्त था शाकिर उर्फ हनी, इसको हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इसमें एविडेंस के आधार पर इसमें इस विवेचना का निस्तारण किया जाए। आरोपी कहाँ का रहने वाला है सर? आरोपी मूलतः बिजनौर का रहने वाला है, लेकिन अभी वर्तमान में पीतल नगरी थाना कटघर क्षेत्र में ही निवास कर रहा था। हमारे संवाददाता दानवीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दानवीर, एक तरफ ये लव जिहाद, निकाह, इस तरह के मामलों में लगातार जो इजाफा हो रहा है, ऐसे में यह जो मामला नजर में आया है, इसका पूरा स्टेटस अपडेट हमारे सामने दर्शकों को दीजिए और मुरादाबाद में जिस तरह से हो हल्ला मचा है इस पूरे वाक्य को लेकर, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से ये मामला प्रकाश में आया वो अपने आप में एक चौंकाने वाला है। देखिए, मुरादाबाद की बात की है तो मुरादाबाद में ये लगभग एक हफ्ते में ये तीसरा मामला है जिस प्रकार का ये मामला आया है। देखिए, जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं उनके द्वारा पिछले दिनों भी एक थाना सिविल लाइन क्षेत्र में भी इस प्रकार का मामला देखा गया था। जो मुस्लिम लड़कियों को कैफे में ले जाकर तमाम उनके साथ शोषण किया जाता, उनके वीडियो बनाकर वायरल किए जाते और धर्मांतरण के लिए उन्हें उत्साहित किया जाता था। तमाम ऐसे मामले चल रहे हैं, उससे पहले भी कई प्रकाश में आए हैं। और देखिए, अब ये मामला आया थाना कटघर थाना क्षेत्र का, जिस प्रकार से थाना सिविल लाइन ने इस मामले पर कार्रवाई की है। एसपी सिटी ने सीधे सीधे कहा है कि जिस प्रकार की जो साक्ष्य पाए गए उसी आधार पर हमने कार्रवाई की है। शोषण की बात उनके द्वारा भी कहा गई है, लेकिन इतनी बड़ी बात ये कि पीतल नगरी में वो बंदा रहता था, पिछले 15 दिन से रह रहा था और अपना नाम शंकर बता रहा था। हिंदू नाम बताकर लड़की को बहला फुसला के लाया, अपने जल केंद्र पर वो बैठा रहा और लैपटॉप पर अपनी वो जो संस्था थी उसको रजिस्ट्रेशन बता रहा था, लेकिन उसका कुछ नहीं पाया गया जांच में। और एसपी सिटी ने पूरे मामले का पूरा खुलासा किया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने काफी विरोध किया है। विरोध के बाद मुकदमा पंजीकृत भी किया गया और आरोपी को पकड़ा गया, जेल भेजने का काम भी किया जा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया दानवीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो मुरादाबाद में मुस्लिम युवक के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज हो गया है। लगातार लव जिहाद के मामलों में इजाफा होता जा रहा है और इसको लिए तमाम हिंदू संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। मुरादाबाद की यह खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर कटघर कोतवाली क्षेत्र में एक हिंदू लड़की का शोषण किया गया है। एक मुस्लिम लड़का जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, उसने अपना नाम बदलकर खुद को हिंदू बताया और उसके बाद इस लड़की के साथ जबरदस्ती निकाह किया, उसका शोषण किया। और जब यह मामला प्रकाश में आया तब पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने उस लड़के की तमाम छानबीन शुरू की और उसके बाद यह निकलकर सामने आया कि वह एक मुस्लिम युवक था और उसे जबरदस्ती परेशान कर रहा था। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की दिव्यता और भव्यता के साथ ही नव्यता का दर्शन अब संगम की रेत नगरी में होने लगा है। संगम क्षेत्र को कुछ खास अनोखे अंदाज में सजाया और बसाया जा रहा है। वहीं संगम की पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक महत्व के साथ हिंदू आस्था से जुड़े देवी देवताओं के मंदिरों को नए सिरे से सजाया और संवारा जा रहा है, जिससे महाकुंभ में आने वाले लगभग 40 करोड़ स्नानार्थियों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और पर्यटकों को यह महसूस हो कि केंद्र और राज्य सरकार ने हिंदू सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए एक अतुलनीय कार्य किया है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज के संगम क्षेत्र में नहीं बल्कि समूचे प्रयागराज शहर को एक मनोरम और आधुनिक लुक देने की दिशा में कोशिश चल रही है। प्रयागराज शहर और संगम क्षेत्र के तरफ चारों दिशाओं से आने वाले हाईवे, सड़कों का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण और लाइटिंग आदि का कार्य किया जा रहा है। गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी स्थान संगम और किला घाट के बीच में बनारस और काशी के घाटों की तर्ज पर स्थायी विशाल भव्य स्नान घाट का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। राजस्थान के धौलपुर के पिंक स्टोन और मिर्जापुर के सैंडस्टोन से बने घाट की छटा काशी के गंगा घाट की याद दिला रही है। स्नार्थियों और श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बैठने के लिए काशी की तर्ज पर गोल गुंबज बनाए गए हैं। स्टील रेलिंग और सीढ़ियों पर पिंक सैंडस्टोन लगाकर उसे बनाया गया है। वीवीआईपी स्नान घाट के प्रवेश द्वार को भी बड़ी भव्यता से तैयार किया जा रहा है, जिसमें पिंक स्टोन पर नक्काशी वाले पत्थरों को लगाया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।